Good morning, my dear student and my dear friend. नमस्ते। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है आपका सोशल फार्मेसी, जो मेरे द्वारा यानी सीएम सिंह के थ्रू सुपर फार्मेसी चैनल के थ्रू डिस्क्राइब हो रहा है। तो इसमें हम इसके पहले प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर एक लेक्चर आपको दे दिया हूँ और ये दूसरा लेक्चर है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर, जो चैप्टर नंबर 2 है। उसमें देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन द हेल्थ, वाटर पोल्यूशन, इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, waterborne disease, air pollution, and sewage and solid wastage disposal, occupational illness, environmental pollution due to the pharmaceuticals। ये टॉपिक इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन द हेल्थ, यानी कि हेल्थ पर हमारा इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो द इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ रेफर टू ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट सराउंडेड हिम, यानी ह्यूमंस के आसपास जो भी चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, सभी क्या है, इन्वायरमेंट है। और देयर आर वेरियस इन्वायरमेंट विच इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन, बहुत सारे इन्वायरमेंट जो है हमारे ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट डालता है। उसमें क्या क्या है, विच इंक्लूड्स, जिसमें आपका केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल डेंजर्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड कौन कौन से हैं, तो जो पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, लेड, एसिड्स, क्लोरीन्स एंड कास्टिक्स, ये सब चीज़ें जो होते हैं केमिकल हजार्ड्स। पेस्टिसाइड जो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, हर्बिसाइड्स जो हर्ब को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, घास फूस को, लेड है, एसिड है, क्लोरीन है एंड कास्टिक जो केमिकल हजार्ड्स में आता है, ये हमारे ह्यूमन हेल्थ के हेल्थ पर इफेक्ट डालता है। एंड एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल हजार्ड्स, फिजिकल हजार्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो फिजिकल हजार्ड्स आर द एयरबोर्न पार्टिकल्स, ह्यूमिडिटी, इक्विपमेंट डिजाइन एंड radiation, air, soil, sound and land pollution are the major cause of illness in the human। फिजिकल हजार्ड में हमारा एयर बोर्न, एयर हो गया, पार्टिकल्स हो गए, ह्यूमिडिटी हो गया, इक्विपमेंट डिजाइन जो होते हैं वो है, रेडिएशन होते हैं, एयर है, सॉइल है, साउंड है, लैंड पोल्यूशन, ये मेन जो होते हैं हमारे ह्यूमन हेल्थ पर बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें बहुत सारी हजार्ड्स, जो हजार्ड स्टेटस होता है वो बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है। एग्जाम्पल ऑफ द बायोलॉजिकल हजार्ड्स। बायोलॉजिकल हजार्ड्स क्या है, बायोलॉजिकल में आप मतलब होता है आपका जीव। तो ये कौन कौन से जीव हैं हमारे, जो हमारे शरीर को इफेक्ट डालते हैं या प्लांट को इफेक्ट डालते हैं, तो वो है बायोलॉजिकल हजार्ड्स आर द वेरियस माइक्रोबियल एजेंट, इंसेक्ट, रोडेंट, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये सारे जो हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरियास हो गए, इंसेक्ट हो, रोडेंट हो गए, एनिमल्स हो गए एंड प्लांट,
ये जो है ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन होता क्या है उसके बारे में हम देखते हैं सबसे पहले। तो वाटर पोल्यूशन इज डिस्क्राइब द रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट इनटू bodies of the water that render them unsafe to drink and harm aquatic ecosystem। वाटर पोल्यूशन क्या है? तो वाटर पोल्यूशन जो हमारा पोल्यूटेंट होते हैं, यानी जो जिसके वजह से पोल्यूशन होता है वो पोल्यूटेंट हो गए, वो वाटर के बॉडी में जाके मिल जाते हैं और हम उसका अगर पीते हैं तो हमारे लिए अनसेफ होता है। या इक्वेटिक सिस्टम, यानी कि वाटर के अंदर जो सिस्टम होता है, इको सिस्टम होता है, उसको इक्वेटिक सिस्टम कहते हैं। इक्वेटिक सिस्टम को भी हार्म पहुंचाते हैं। वेरियस कंटामिनेंट सच एज हजार्डस गैसोलीन एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया कैन पोल्यूटेड वाटर। तो वेरियस कंटामिनेंट जो होते हैं, जो कंटामिनेंट जो उसको ख़राब करते हैं, वो हजार्डस ट्रास है, गैसोलीन है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, वो वाटर को दूषित करता है। वाटर और रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज द वाइटल कंपाउंड फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये वाइटल कंपाउंड है पृथ्वी पर जीवन के लिए। इट इज ओनली इन ऑर्गेनिक लिक्विड दैट ऑकर ऑन द अर्थ नेचुरली। यह पृथ्वी पर ऐसा इनऑर्गेनिक लिक्विड है जो नेचुरली मिलता है, नेचुरली यानी प्रकृति से हमको मिलता है। तो वाटर बिकम पॉल्यूटेड व्हेन देयर आर एनी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंज इन इट्स quality that makes water unsuitable for use as well as adverse affect the health of living organism। यानी कि वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। वाटर जो पोल्यूशन होता है वो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज के वजह से होता है, और उसके वजह अगर वाटर पोल्यूटेड है तो उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जिसके वजह से अगर हम इसको लेते हैं, पीते हैं, तो ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या होता है? अनसेफ होता है या एडवर्स इफेक्ट प्रोवाइड करता है। उल्टा इफेक्ट हमारे बॉडी को होता है, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे प्लांट या एनिमल्स या फिश, बहुत सारे आपके इक्वेटिक सिस्टम में होता है, वाटर में होता है, तो उनके लिए भी हार्मफुल होता है। अगर ये हार्मफुल है, उनके लिए भी हार्मफुल है, तो एक दूसरे से वो जुड़े रहते हैं, सारे एक सिस्टम बना होता है। अगर माइक्रोब्स ही नहीं रहेंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे या वाटर लिविंग नहीं रहेंगे, तो क्या होगा? इक्वेटिक सिस्टम आपका डिस्टर्ब होगा। ये कुछ फिगर है आपके। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या वाटर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ द वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन अफेक्टेड बोथ प्लांट एंड एनिमल्स एंड लीड द सर्व इम्पैक्ट ऑन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया, वाटर पोल्यूशन क्या करता है? प्लांट और एनिमल दोनों को इफेक्ट होता है, दोनों पर इफेक्ट होता है, प्लांट पर भी, एनिमल पर भी। और उनके अंदर जो इक्वेटिक सिस्टम है, जो वाटर के अंदर जो जीव है, जिसके वजह से वाटर को फिल्टर होता है या वाटर को सड़ने से बचाता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहती हैं, तो वो भी इक्वेटिक सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है वाटर पोल्यूशन के वजह से। अगला देखते हैं हम द मेजर इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन आर फॉलो। वाटर पोल्यूशन का मेजर इफेक्ट क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो वाटर बोर्न डिजीज हम होता है स्वेज रिजल्ट
sewage result in the growth of pathogenic in the water. The pathogenic are responsible for many diseases that result from the drinking or being in the contact of contaminated water, such as diarrhea, cholera, typhoid, dysentery, skin infection. वाटर बोर्न डिजीज हमारे शरीर में हो जाता है, जैसे कि सीवेज जो होता है, जो गंदी नाली से पानी हम नदी नालों में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। बैक्टीरिया क्या करता है, बहुत सारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पैथोजन बैक्टीरिया वायरस जनरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें इस तरह का वाटर जब हम लोग लेते हैं कंटामिनेटेड वाटर, तो क्या होता है, हमें डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड, डिसेंट्री या स्किन इन्फेक्शन शो करते हैं। इसी को हम वाटर बोर्न डिजीज कहते हैं। ये वाटर पॉल्यूशन के वजह से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन इन डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्टेज काजिंग डीऑक्सीडेशन ऑफ वाटर विच स्टिमुलेट algae blooming. These algae grow and cover the layer on the top of the water body that block the sunlight from the reaching the marine plant, due to which plant are unable to perform photosynthesis. This result in the death of many organisms such as fish and plant. यूट्रोफिकेशन हो जाता है। यूट्रोफिकेशन में क्या आता है, वाटर पॉल्यूशन की वजह से हमारा क्या होता है, जैसे डिकम्पोजिशन होने लगता है, माइक्रोब्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेकर डिकम्पोजिशन करने लगता है ऑर्गेनिक वेस्टेज को, जिसके वजह से डीऑक्सीजनेशन होता है। डीऑक्सीजनेशन के होने की वजह से एक लेयर जम जाता है एल्गी का। वो एल्गी का लेयर जमने की वजह से अंदर जैसे प्लांट हैं, एनिमल हैं, तो प्लांट के पास सनलाइट पहुंच नहीं पाता है, तो सनलाइट ना पहुंचने की वजह से उनका ग्रोथ नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन हमें पानी में नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन जब पानी में नहीं मिलता है तो जो उनके अंदर जैसे फिश हो गए या प्लांट होते हैं, उनके ग्रोथ के लिए हार्मफुल होता है। तो ऐसे में क्या होता है, ये लोग मरने लगते हैं। तो पूरी तरह से वाटर क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। अब जैसे वाटर में जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड आपको करते हैं, जिसके वजह से और जीव उसमें यूज करते हैं उसको, और वाटर आपका प्योर होता है, शुद्ध रहता है। और ड्यू टू द कंटामिनेशन ये सब प्रॉब्लम होते हैं यूट्रोफिकेशन का। नेक्स्ट देखते हैं कंटामिनेशन ऑफ द फूड चेन। अब कंटामिनेशन ऑफ फूड चेन, उनके फूड चेन को कैसे कंटामिनेट हो जाते हैं, तो सम एल्गी इवन प्रोड्यूस टॉक्सिन। जो एल्गी ऊपरी लेयर पर आ जाते हैं वो टॉक्सिन प्रोवाइड करते हैं। तो वेरियस पोल्यूटेंट लाइक कैडमियम एंड lead are consumed by the aquatic animal, fish and shellfish, which human then consume, can cause severe health problems. अब इसमें क्या होता है, तो एक्वेटिक जो एल्गी मैंने बताया आपको, वो एल्गी क्या होते हैं, टॉक्सिन प्रोवाइड करते हैं। तो वो टॉक्सिन क्या करते हैं, आपके एनिमल्स जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश हो गए, सेलफिश हो गए, वो लेते हैं, और उसको इंसान जब लेता है तो सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम इशू क्रिएट होता है। उसके बाद से ये इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट डालते हैं। तो द टॉक्सिक केमिकल्स कैन चेंज द कलर ऑफ वाटर। टॉक्सिक केमिकल जो होते हैं वो वाटर के कलर को चेंज कर देते हैं, एंड जनरेट फाउल स्मेल and increase the number of minerals which negatively impact life in water. Thermal pollution contribute, and global warming causes serious hazard to waste organisms.
इस तरह से क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। इम्प्योरिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसकी भी इम्प्योरिटी होती है। एट मैनी प्लेसेस ग्राउंड वाटर इज थ्रेटेन्ड विथ कंटामिनेशन ड्यू टू द सीपेज फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल influent. This contaminated can causes various health problem like blue baby syndrome and blackfoot disease and lungs and skin cancers. तो वह जो ग्राउंड वाटर होता है हमारा, तो वाटर पोल्यूशन की वजह से, जैसे हमारे इंडस्ट्री होती है या म्यूनसिपल होता है, वो नालियों से जो स्वेज होता है वो पानी में मिक्स हो जाते हैं। तो पानी में मिक्स होने की वजह से क्या होता है कि वाटर हमारा कंटामिनेटेड हो जाता है। वाटर कंटामिनेटेड होने की वजह से हमें प्रॉब्लम क्या होता है, तो कुछ प्रॉब्लम है जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम या ब्लैक फुट डिजीज एंड लंग एंड स्किन कैंसर्स प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। कैसे वाटर पोल्यूशन को हम कंट्रोल करेंगे, द अवॉइड द वेस्टेज ऑफ वाटर का वेस्टेज सबसे पहले रोकेंगे, या लॉ ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली सो द पोल्यूटेड वाटर इज नॉट डिस्पोज्ड डायरेक्टली इनटू द रिवर एंड लेक्स। मतलब एक स्ट्रिक्टली कानून बनाएंगे इंडस्ट्री के लिए, जो उसको इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली और उसको फॉलो भी करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। जो पोल्यूटेड वाटर हमारे लेक या रिवर्स में डाले जाते हैं उसको पहले प्यूरिफाइड करेंगे, फिर उसको लेक या रिवर में डालेंगे। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट शुड बी ट्रीटेड केमिकली बिफोर डिस्पोजिंग देम ऑफ वाटर इनटू बॉडीज। तो वाटर में जो इंडस्ट्री जो होते हैं, इंडस्ट्री जैसे इंडस्ट्री का कोई केमिकल्स है, अगर वो रिवर या लेक्स में मिलाए जाते हैं तो सबसे पहले उनको ट्रीट करना पड़ेगा। वाटर पोल्यूशन को ट्रीट करना है, उसके बाद वाटर फ्री ऑफ पोल्यूशन हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन फ्री हो जाएगा, फिर हो जाकर उनको मिलाया जाएगा। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर शुड बी अवॉइडेड। जो अधिक मात्रा में हम पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। सीवेज शुड बी ट्रीटेड बिफोर द डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज। सीवेज जब हम रिवर या पानी में मिलाते हैं सीवेज को, तो सीवेज को सबसे पहले हम ट्रीट करेंगे, उसके बाद से वाटर में मिलाएंगे। थ्रोइंग ऑफ द गार्बेज लाइक प्लास्टिक रैपर्स फेकल मैटर्स इट शुड बी अवॉइडेड। जो हम फेंक देते हैं कोई भी चीज़ जैसे थैला में बंदक, उसको रोकना पड़ेगा। प्लास्टिक रैपर्स इन सबको रिवर और उसमें डालने से रोकना है। रिवर एंड लेक्स शुड बी क्लीन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और रिवर लेक को हमेशा टाइम टू टाइम उनको क्लीन करना है। इस तरह से हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब प्रोसेस यूज करके। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ ड्रिंकिंग, अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर हम लेते हैं, ड्रिंकिंग वाटर कैसे सेफ रहेगा या उसका क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में देखते हैं। वाटर इज वन बेसिक नेसेसिटी फॉर द लाइफ। वाटर एक हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। स्टडी शो दैट ह्यूमंस कैन सर्वाइव फॉर फ्यू वीक्स विदाउट द फूड, बट व्हेन इट कम टू द वाटर पीपल कांट सर्वाइव वीक विदाउट इट। स्टडी बताता है हमें कि ह्यूमंस बिना खाए एक हफ्ते तक जीवित रह सकता है, लेकिन जब हम वाटर के बात करें यानी पानी की बात करें तो वो एक हफ्ते तक सर्वाइव कर सकता है या एक हफ्ते के अंदर। सर्व डिहाइड्रेशन कैन बी डेडली और इट कैन आल्सो कॉज कॉम्प्लिकेशन टू द पर्सन सेल्फ।
अगर हम पानी नहीं लेते हैं तो वो क्या होता है, डिहाइड्रेशन, बॉडी का डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके वजह से डेथ भी हो सकता है। इट इज़ यूज इन योर डे टू डे लिविंग फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग। जो वाटर हम लोग यूज करते हैं केवल पीने के काम नहीं आता है, उसको पीने के भी काम आता है, खाना बनाने के भी काम आता है, और साफ सफाई के भी काम में लाते हैं हम लोग वाटर। वाटर इज़ द प्राइमरी नेसेसिटी फॉर ऑल पीपल। सभी इंसान के लिए मुख्य जरूरी जो चीज़ है आज के टाइम में वो आपका वाटर है। हियर आर सम रीजन टू वाई हैविंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन। यहाँ कुछ रीजन हम बता रहे हैं जिसके वजह से जरूरी है इंसान को शुद्ध पानी पीना। तो प्रिवेंट सीरियस इलनेस, शुद्ध पानी जब पीता है ह्यूमन तो उसमें क्या होता है, सीरियस जो इलनेस होता है वो ठीक हो जाता है। द कंटामिनेटेड या पोल्यूटेड वाटर कैन बी पॉइजनस एंड इवन डेडली। तो कंटामिनेटेड और पोल्यूटेड वाटर अगर लिया जाए तो वो क्या होता है, पॉइजनस होता है, हानिकारक होता है, विषैला होता है, और इवन मतलब इंसान के डेथ तक हो सकते हैं उससे। क्लीन वाटर इज नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड आल्सो प्रमोट द गुड हेल्थ फॉर ह्यूमन। क्लीन वाटर जो है वो शरीर के लिए आपका लाभदायक है, शरीर के ग्रोथ के लिए लाभदायक है, और आपके लिए लाभदायक है ह्यूमन्स के लिए। हम देखते हैं प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, इसमें क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड हाइड्रेशन। तो वाटर क्या करता है, हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिएंट और हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि इट इम्पोर्टेंस दैट यू आर हाइड्रेटेड एट ऑल टाइम्स। अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो हाइड्रेट यानी आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उस कंडीशन को हम हाइड्रेट कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। तो अगर पानी नहीं पिएंगे तो हाइड्रेट हो जाएंगे, इसलिए आपको पानी पीना चाहिए, उस हाइड्रेशन नहीं कहा जाएगा। वाटर कैन आल्सो प्रोवाइड द मिनरल्स टू योर बॉडी। वाटर जो है आल्सो बॉडी को मिनरल्स प्रोवाइड करता है। वाटर में मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से जो ड्रिंकिंग वाटर जो आप लेते हैं उसमें मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स क्या करते हैं, बॉडी के ग्रोथ में काम आते हैं। इट हेल्प योर बॉडी ऑर्गन फंक्शन वेल, allow the blood continuously flow throughout your body and transport oxygen, nutrient every cell we have। जैसे कि अब बॉडी में हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है पूरे शरीर में, और ऑक्सीजन ब्लड क्या करता है, एज ए न्यूट्रिएंट कैरियर का भी काम करता है। तो पूरे बॉडी में हमारा न्यूट्रिएंट का कैरियर जहाँ जरूरत होता है उसके हिसाब से न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करता है, उस सेल को प्रोवाइड कर देता है। इसके वजह से हमारा सेल स्वस्थ रहता है, सेल स्वस्थ रहता है तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट क्या है आपका इम्पोर्टेंस, यूज फॉर द सैनिटेशन पर्पज, यानी कि सैनिटेशन में तो साफ सफाई के काम आता है। वाटर इज आल्सो यूज फॉर द सैनिटेशन पर्पज सच एज द क्लीनिंग योर बिलोंगिंग एंड योर होम एंड योर सेल्फ। जैसे आप नहाते हैं या आसपास के एरिया की सफाई करते हैं तो वाटर के हेल्प से ही हम साफ सफाई कर सकते हैं। You must use clean water in order to wash your clothes, clean your plates and for taking bath। तो हम लोग जो कपड़े धुलने का या बर्तन धुलने के लिए या पीने के लिए या नहाने के लिए हम लोग शुद्ध पानी का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें शुद्ध पानी की ज़रूरत है। It contaminated water, if the contaminated water is used while performing this activity, it can still result in human contracting disease। अगर हम contaminated water यूज करते हैं ये सारी एक्टिविटी करने में, नहाना हो, खाना हो, पीना हो या साफ सफाई करना हो, तो इंसान बीमार हो जाएगा। This the same is escapably true for the cooking, washing योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड हाउस होल्ड टास्क। जो भी है, जैसे कि अगर हम शुद्ध पानी से जैसे सब्जियां धोते हैं या फल धोते हैं या घर के काम करते हैं, वॉशिंग करते हैं, अगर अशुद्ध पानी यानी पोल्यूटेड वाटर से ऐसे करें तो ह्यूमन के शरीर के लिए डेंजरस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या इम्पोर्टेंस है, और रिमूव बॉडी टॉक्सिन्स।
यानी बॉडी हमारे शरीर में टॉक्सिन प्रोवाइड करती है, और टॉक्सिन क्या करता है, वाटर की मदद से हमारे बॉडी से टॉक्सिन बाहर हो जाता है वाटर के साथ मिलकर। जैसे हम यूरिनेशन करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे टॉक्सिस आपके बॉडी से बाहर हो जाते हैं। ड्यू टू योर बॉडी नेचुरली फंक्शन बॉडली रिएक्शन योर प्रोड्यूस टॉक्सिन सच एज द स्वेट, यूरिन एंड अदर मीन्स एक्सक्रेशन। जो एक्सक्रेशन प्रोसेस है हमारी बॉडी का, उससे क्या होता है, स्वेट टॉक्सिक जो हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, स्वेटिंग के थ्रू, यूरिनेशन के थ्रू या एक्सक्रेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर हो जाते हैं। तो इन सब एक्सक्रेशन के लिए हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत है, और भी जब शुद्ध हम पानी लेंगे तो इसके शुद्ध पानी लेने के साथ लेंगे जो एक्सक्रेशन होगा टॉक्सिन का वो बाहर हो जाएगा। और आर्गन नीड वाटर इन ऑर्डर टू देयर जॉब प्रॉपरली। और शरीर जो है एक्सक्रेशन सिस्टम है, इनको पानी चाहिए ये सारे फंक्शन करने के लिए। एक की एग्जांपल वुड और किडनी, जैसे कि किडनी क्या है, दे नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन order to function and able to get rid and waste product from the body। जैसे बताया आपको, किडनी के थ्रू, किडनी क्या करता है, आपका फिल्टर का काम करता है, जिसके वजह से टॉक्सिक मटेरियल आपके बॉडी से बाहर हो जाते हैं। योर बॉडी इज सफिशिएंट हाइड्रेटेड, देन वेस्ट विल नॉट बी रिमूव सफिशिएंट एज इट इज सपोज टू। इसीलिए मैं बोलता हूँ, आप लोगों को क्लास में भी बोलता रहता हूँ कि पानी अधिक से अधिक पीजिए। पानी अधिक से अधिक पिएंगे तो आप हाइड्रेट नहीं रहेंगे, आपको वीकनेस फील नहीं होगा, हाइड्रेशन नहीं होगा, और आपके शरीर से टॉक्सिन जो होते हैं बार बार रिमूव होते रहेंगे, टाइम टाइम पर रिमूव होते रहेंगे, तो जिसके वजह से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। दस योर बॉडी विल देन be holding toxins in state resulting them causing your body to be unhealthy and internally polluted as well as। अगर टॉक्सिन नहीं निकलता है तो आपका शरीर खुद ही पॉल्यूटेड हो जाएगा, इसलिए पानी पीजिए, टॉक्सिन निकालिए। नेक्स्ट देखते हैं हम वाटर बोर्न डिजीज। ये आपका टॉपिक है वाटर बोर्न डिजीज के बारे में। इसके पहले इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग क्या, ये सारे पॉइंट थे। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाटर बोर्न डिजीज। तो वाटर बोर्न डिजीज में हम देखते हैं वाटर बोर्न डिजीज का जो सिम्टम होता है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, जैसे आई प्रॉब्लम, वोमिटिंग, डायरिया, स्किन इलनेस, अनरिलेटेड प्रॉब्लम, तो ये सब चीज़ें, ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जो होते हैं वाटर बोर्न डिजीज का कॉमन सिम्टम होता है। वाटर बोर्न डिजीज होता क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो वाटर बोर्न डिजीज आर द इलनेस काजेज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बैक्टीरिया दैट आर ingested through the contaminated water or by coming in contact with the feces। मतलब कि वाटर बोर्न डिजीज क्या होता है, तो पानी के संपर्क, जैसे हमें शरीर को जरूरी है पानी, तो पानी में अगर कंटामिनेशन हो या गंदगी हो या उसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस जनरेट हुए हो, पॉल्यूटेड पानी में ज़्यादा मात्रा होता है, पॉल्यूटेड पानी में ये बैक्टीरिया, वायरस जनरेट रहते हैं, तो उसको हम इनहेल करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, अंदर लेते हैं, तो वो क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमें क्रिएट करता है। देयर आर सम डिजीज। अब कौन कौन सी डिजीज है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो टाइफाइड फीवर है। टाइफाइड फीवर इट स्प्रेड थ्रूली कंटामिनेटेड फूड, अनसेफ वाटर, पुअर सैनिटाइजेशन एंड इट इज द हाईली कॉन्टेजियस। ये कैसे फैलता है, गंदगी से सबसे ज़्यादा, यानी गंदा खाना खाए, गंदा पानी पिए या गंदगी, आसपास गंदगी रहे, तो उसके वजह से ये टाइफाइड का फीवर ज़्यादा होता है। इसके सिंपल सिम्टम क्या है, तो फीवर डैट इंक्रीज ग्रेजुअली, फीवर आपका इंक्रीज होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मसल एक होता है, मसल में पेन होते हैं,
अकड़न होते हैं, फैटिग्यू होता है, शरीर अकड़ जाती है, स्वेटिंग होता है, पसीना ज़्यादा होते हैं, डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशंस, आपकी डायरिया कंडीशन होता है, बार बार लैट्रिन जाना हो या कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ ना हो, ये सारे सिम्टम हैं टाइफाइड के। उसके बाद से प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे, तो वैक्सीन्स आर रिकमेंडेड फॉर द पीपल हु आर द ट्रेवलिंग इन एरिया वेयर पुअर सैनिटाइजर अनसेफ वाटर, जिस एरिया में गंदगी हो और अनसेफ पानी साफ ना हो, तो उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनको क्या करते हैं, वैक्सीनेटेड कर देते हैं टाइफाइड वैक्सीन से। एंड वैक्सीन कैन बी इंजेक्टेड इन द शॉर्ट एंड टेक ओरली फॉर द नंबर ऑफ डेज। द प्रिवेंट इट द refrain from drinking any water that is bottled and sealed. Do not eat food from the village or street vendor। मतलब हमें साफ पानी या साफ खाना पीना करना चाहिए, जिसके वजह से नेक्स्ट हम देखते हैं कॉलरा। कॉलरा क्या होता है, डिजीज स्प्रेड थ्रूली कंटेमिनेटेड वाटर एंड कॉजेज सीवियर डिहाइड्रेशन एंड डायरिया। कॉलरा में क्या होता है, हमें लूज मोशन ज़्यादा होता है और डिहाइड्रेशन, हमारी बॉडी जो है हाइड्रेट हो जाने लगती है, हाइड्रेट की कंडीशन में चली जाती है, यानी पानी शरीर में कम होने लगता है। कॉलरा कैन बी फेटल विद इन डे, even hours are exposed to the bacteria, but only 1 in 10 people will be develop life-threatening symptom। इसमें 10 में से एक पेशेंट लगभग लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम शो कर ही देता है। सिम्टम इसमें क्या क्या है, नोजिया होती है, आपको वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है, मसल क्रैम्प्स, मसल क्रैम्पिंग आ जाती है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो वाटर बोर्न डिजीज है तो आपको सेफ वाटर यानी क्लीन वाटर आपको पीना है। इसमें सबसे प्रिवेंशन में सबसे कॉमन चीज़ है, चाहे कोई सी भी बीमारी हो, सबसे पहला पॉइंट आप ही दे सकते हैं। तो कॉलरा इज वाटर बोर्न डिजीज एंड इजिली प्रिवेंटेड व्हेन द ट्रेवलिंग, वॉश योर हैंड। और वाटर बोर्न डिजीज का एक चीज़ और है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या है, आपको हैंड टाइम टाइम पर वॉश करना है, सॉप से वॉश करना है, जिसके वजह से आपका बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी से हाथ से हट जाएंगे, तो आप जो भी खाते हैं पीते हैं तो उसके वजह से इन्फेक्शंस के चांसेस नहीं होते। तो कॉलरा इज द वाटर बोर्न इलनेस दैट इजिली प्रिवेंटेड व्हेन ट्रेवलिंग। जब हम ट्रेवल करते हैं तो हमें साफ सुथरा पानी लेकर के या खाना साफ सुथरा पका हुआ खाना यूज करना चाहिए। और वेजिटेबल कैन बी पील योर सेल्फ लाइक एवोकाड्स, बनानास एंड ऑरेंज आपको ड्रिंक से वाटर, जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं पी रहे हैं उसको शुद्ध रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कौन से, गाइड्रिया। गार्डिया में क्या है, उसके सिम्टम क्या क्या है, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में आपका दर्द, क्रैम्प रहेगा, ब्लोटिंग रहेगा, डायरिया, नोजिया एंड वेट आपका लॉस होगा। प्रिवेंशन क्या करते हैं उसका, व्हाइल देयर इज नो वैक्सीन फॉर द गार्डिया देयर आर सिंपल वे टू अवॉइड द इन्फेक्शन, वॉश योर हैंड। इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, आपको सिंपली आपके शरीर को वॉश करना है, आपके हाथ को वॉश करना है और शुद्ध पानी पीना है, शुद्ध खाना खाना है। विद इन द इम्यूनिटी सिस्टम इज टिपिकली बीट, और आपका शरीर जो होता है खुद ही इम्यूनिटी डेवलप करके इसको ख़त्म कर देता है। डिसेंट्री देखते हैं, तो डिसेंट्री क्या होता है, सिम्टम क्या क्या है, स्टोमक क्रैम्प इसमें भी होता है, स्टोमक में पेन होता है, डायरिया होता है, फीवर होता है, नोजिया, वोमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसका प्रिवेंशन क्या है, व्हेन योर हैंड बिफोर एनीथिंग, जैसे कि मैं बार बार एक ही चीज़ प्रिवेंशन हुआ, आपको सेफ वाटर लेना है और
पानी शुद्ध पीना है और साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद से खाना आपको पका हुआ खाना है। नेक्स्ट ई कोली इन्फेक्शंस। ए कोलिक इन्फेक्शन होता है, कोलिक में इन्फेक्शन होता है। ई कोली इन्फेक्शन इसेसिया कोलाई जिसको बोलते हैं, इसेसिया कोलाई हमारे गुड बैक्टीरिया होता है, तो हमारे पेट के लिए या फीसेस बनाने के लिए, बॉल बनाने के लिए बढ़िया होता है। तो उसके में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम देखते हैं सिम्टम क्या क्या है। सिम्टम आपका इसेसिया कोलाई नो सिमिलरली आपका डिसेंट्री का सिम्टम आप लिख सकते हैं। इसका प्रिवेंशन क्या करेंगे, ऑलवेज अवॉइड वाटर पॉसिबली कंटेमिनेटेड है, यानी गंदा पानी पीना छोड़ देना है। अगर पी रहे हैं तो वैसे साफ ही पानी पीना चाहिए। ह्यूमन आल्सो एनिमल फेसेस लाइक पॉन्ड्स लिवर, जैसे ह्यूमन का फेसेस होता है या एनिमल का फेसेस होता है, जब पानी में जाता है तो कंटामिनेटेड होता है, उसको हम लेते हैं तो इससे इसेसिया कोलाई इन्फेक्शन होता है। तो इसको प्रिवेंट करना है, इसको लेना ही नहीं है ऐसे पानी को। इफ़ यू आर गोइंग टू ईट ग्राउंड बीफ कुक थ्रूली, अगर कोई ग्राउंड बीफ लेता है तो उसको बढ़िया से पकाना है। कोई वेजिटेबल लेते हैं तो उसको बढ़िया से धुलना है और उससे वाटर पीना है। यही हमारे सिम्टम है। प्रिवेंशन है टू ट्रीट डिजीज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ सेफ वाटर एंड रेस्ट। जो भी वाटर बोर्न डिजीज है आपको सेफ वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, नहीं तो आपका हाइड्रेशन के कंडीशन में चले जाएंगे तो मृत्यु भी हो जाता है, डेथ भी हो जाता है। हेपेटाइटिस देखते हैं तो हेपेटाइटिस क्या होता है, लीवर में आपका इन्फेक्शन होता है। उसका क्या सिम्टम है, फैटगी होगा आपको, क्ले कलर्ड बाउल मूवमेंट, आपका जो बाउल बनेगा लेटरिन जो होगा क्ले कलर में हो जाएगा, काला हो जाता है। उसके बाद से जॉन्डिस के शिकायत होगा, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, स्केपली नियर योर लीवर, योर आपके लीवर के पास इन्फेक्शन हो जाएंगे, आपके लीवर में सूजन हो जाएंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड सडन फीवर, आपको सडन फीवर भी आएगा। इन्फेक्शन यूजुअली गोज अवे इन अ वीक बट पॉसिबल इट कैन बी बिकम सीवियर एंड लास्ट सेवरल मंथ। ये इन्फेक्शन जो होता है जल्दी ख़त्म हो जाते हैं अगर सही से आप यूज़ करेंगे, लेकिन ये काफ़ी टाइम में आपके बॉडी में जनरेट करते हैं। इसका प्रिवेंशन क्या हो कि आपको पानी शुद्ध पीना है। द बेस्ट वे ऑफ द प्रिवेंशन हेपेटाइटिस है गेटिंग वैक्सीन हेपेटाइटिस का वैक्सीन भी आता है, वैक्सीन भी आपको लगवाना है। ईट ओनली फूड्स आर द ट्रूली कुक्ड, जो खाना आप खाएंगे वो पूरी तरह से पका होना चाहिए और उसको रूम मतलब खाना बनाकर तुरंत खा लीजिए, या रख करके नहीं खाना है, या फ्रिज में रखिए उसको। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साल्मोनेला इन्फेक्शन। तो साल्मोनेला में इन्फेक्शन में क्या सिम्टम्स हमारा होता है, तो ब्लड इन स्टूल, मतलब जो आपके लैट्रिन होगा उसमें ब्लड आएगा और चिल ठंडा से लगेंगे, हेडक सर दर्द करेगा, डायरिया होगा। प्रिवेंशन क्या है, व्हेन प्रिवेंटिंग योर ओन फूड मेक्स योर कुक थोड़ी, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको पका होना चाहिए, उसको पका होना चाहिए, या फ्रिज देर में खाना है आपको तो फ्रिज में रख दीजिए 30 मिनट्स के। अवॉइड टचिंग बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एज ऑलवेज वॉश योर हैंड, और आपका शरीर हमेशा साफ रहना चाहिए, आप हाथ हमेशा धुलते रहिए। हाइड्रेट, और ये इन्फेक्शन क्या होता है, ये भी आपके बॉडी को हाइड्रेट करता है, इसलिए पानी आपको ज़्यादा मात्रा में और भी शुद्ध पानी में पीना है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो फिर आपको हॉस्पिटलाइज होना है या एंटीबायोटिक यूज करने हैं, तो डॉक्टर एडवाइस पर होगा। ये आपका टॉपिक वाटर बॉर्न डिजीज खत्म होता है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन हम देखते हैं, एयर पोल्यूशन क्या होते हैं। एयर पोल्यूशन इज कंटामिनेशन ऑफ द इंडोर or outdoor environment by any chemical, physical, biological agent
मॉडिफाइड द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए, कोई भी पोल्यूशन जो है वो केमिकली, फिजिकली और बायोलॉजिकली एजेंट के थ्रू होता है। तो एयर में भी आपका कंटामिनेशन जो होता है घर के अंदर या बाहर, फिजिकली, बायोलॉजिकली या केमिकली, हजार्ड्स जो होते हैं वो के एयर के पॉल्यूटेंट कर देते हैं, एयर के बॉडी को पॉल्यूटेंट कर देते हैं, जिसके वजह से आपका एटमॉस्फेयर भी डिस्टर्ब हो जाता है। और WHO क्या कहता है? WHO डाटा शो दैट almost all of the global population 99% breathe air that exceed WHO guideline limit and contain high level of pollutant, with low and middle income countries suffering from the highest exposure। जो मिडिल कंट्री है, लो गरीब या मिडिल कंट्री है, जो देश है, उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हम कंटामिनेटेड एयर यूज करते हैं और एयर क्वालिटी इज क्लोजली लिंक्ड टू द अर्थ क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम ग्लोबली। मेनी ऑफ द ड्राइव्स ऑफ द एयर पोल्यूशन एग्जाम्पल combination of the fossil use are the source, greenhouse gas emission and policies to reduce air pollution. There are often win-win strategy, both climate and health, lowering the burden of disease attribute to air pollution as well as contributing near and long term mitigation and climate change। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम में एयर पोल्यूशन का रीज़न है वो जो फ्यूल हम लोग यूज करते हैं, वो सबसे बड़ा रीज़न है। जो तेल यूज करते हैं गाड़ियों में या मशीनरी में, वो सबसे बड़ा रीज़न है। और ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन होता है, ग्रीन हाउस में भी जो गैस निकलता है वो भी क्या करता है, हमारा एयर पोल्यूशन करता है। ये जो हमारा इकोसिस्टम है इन एटमॉस्फेयर का, वो एयर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर एयर खराब है तो आपका एटमॉस्फेयर भी पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे? तो प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन, सब इम्पोर्टेंट मेजर दैट कैन बी अडॉप्टेड इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन हैव बीन लिस्टेड बिलो। इसमें से हम लोग इंडिविजुअली इसका भार उठा सकते हैं, जैसे कि जो नीचे दिए गए हैं। यूजेज ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पूलिंग। सब हम जो पर्सनल गाड़ी यूज करते हैं उससे क्या होता है कि ज़्यादा गाड़ियाँ यूज करेंगे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो एक गाड़ी में बहुत सारे लोग आते हैं। तो इस तरह से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। स्विचिंग ऑफ द लाइट व्हेन दे आर नॉट इन यूज। आप अपने लाइट को बंद कर दीजिए जब उसकी ज़रूरत नहीं है। रीयूजिंग एनी रिसाइकलिंग प्रोडक्ट, रीयूजिंग एनी रिसाइकलिंग प्रोडक्ट, दोबारा रिसाइकिल प्रोडक्ट का यूज करना बंद कर दीजिए। अवॉइडिंग द बर्निंग ऑफ, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देना। अवॉइडिंग द बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड स्मोकिंग, स्मोकिंग और गार्बेज जलाना अवॉइड करना चाहिए। अवॉइडिंग द यूज ऑफ फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर जो पटाखे जलाते हैं वो किसी में भी, चाहे त्यौहार हो, चाहे शादी हो, चाहे कोई जीत रहा हो, इलेक्शन हो, चाहे किसी भी रूप में आपको यूज नहीं करना चाहिए फायर क्रैकर। नेक्स्ट देखते हैं, ये फिगर है आपके और एयर पोल्यूशन के। सीवेज एंड सॉलिड वेस्टेज डिस्पोजल के बारे में हम देखते हैं। तो सीवेज क्या होता है? डोमेस्टिक सीवेज इसको बोलिए, या डोमेस्टिक सीवेज या डोमेस्टिक वाटर वेस्टेज या म्यूनिसिपल वाटर वेस्ट वाटर, ये जो होते हैं सीवेज ही होते हैं। इस टाइप ऑफ द वेस्ट वाटर दैट इज
प्रोड्यूस बाय द कम्युनिटी ऑफ द पीपल। एक क्या होता है, सीवेज जो होता है कम्युनिटी है समाज के द्वारा प्रोड्यूस किया गया वेस्ट वाटर होता है। इट इज टिपिकली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सीवर सिस्टम, ये सीवर सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। एंड सीवेज कंसिस्ट ऑफ वाटर तो इसमें ये ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू किए जाते हैं, सीवर सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। एंड सीवेज कंसिस्ट ऑफ वाटर वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द रेजिडेंस एंड फ्रॉम द कमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक फैसिलिटी दैट इज एग्जिस्ट in the locality. Sub type of the sewage are the grey water and black water. अब देखो जो सीवेज में चलते हैं वो दो तरह के सीवेज होते हैं, और ये हमारे घरों से, इंडस्ट्रीज से और इंस्टीट्यूशन या पब्लिक फैसिलिटी के थ्रू प्रोड्यूस होता है, बाहर आता है। तो उसको सीवेज सिस्टम के थ्रू हम लोग नदी नालों में डाल देते हैं सीवर सिस्टम के थ्रू। तो ये दो तरह के होते हैं। एक आपका क्या होता है, ग्रे वाटर। ग्रे वाटर क्या होते हैं, सिंक्स होते हैं, बाथ टब्स होते हैं, शावर डिश वाशर्स एंड क्लॉथ वाशर्स। यानी कि जो श्रिंक यूज किया जाता है जो हमारे किचन्स में या कोई बर्तन धुला जाता है, या शावर्स जो नहाया जाता है, या कपड़ों की धुलाई, या जो भी चीज़ है एक ग्रे वाटर में आते हैं। उसके बाद से ब्लैक वाटर में क्या आता है, वाटर यूज द फ्लश टॉयलेट, जो हम लोग लैट्रिन पेशाब करते हैं वो ह्यूमन उसको बाहर निकालते हैं, वो ब्लैक वाटर में आता है। और ये दोनों जो होते हैं सीवर सिस्टम के थ्रू बाहर निकलते हैं, इसी को हम सीवेज कहते हैं। अब इसका डिस्चार्ज कैसे करते हैं, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो सेफ्टी टैंक के थ्रू जो हमारा घरों से आता है उसमें सेफ्टी टैंक जो चलते हैं, तो सेफ्टी टैंक के थ्रू यूज करके उसको डिस्चार्ज उसमें नाले में डालने के पहले उसको डिस्चार्ज करें। सेफ्टी टैंक क्या होता है, तो इट इज़ द वाटर टाइट मेशनरी टैंक brick layer into which household sewage is admitted for treatment. Example क्या है, excreted liquid waste from the individual house, group and house institution can be laid down in it. घरों से बाहर निकाला जा सकता है। इसकी डिजाइन जो होता है, it is the tank in which household waste excreted can be disposed. It is the suitable method for the small group of house and institutions. Septic tank is usually rectangular in shape and with the length 1.5 to 2 times breadth and depth. ये सारी कैपेसिटी है, लगभग इतनी कैपेसिटी होती है, डिजाइन होता है। मैकेनिज्म प्रोसेस क्या होता है, एनारोबिक डाइजेशन होता है। इसमें जो सिस्टम लगे रहते हैं उसको एनारोबिक डाइजेशन सिस्टम के थ्रू इनको ट्रीट किया जाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ द वर्किंग सेफ्टी टैंक एनारोबिक डाइजेशन कंटेस्ट इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेफ्टी टैंक एंड द हैवी सॉलिड सेटल एंड डिकम्पोज anaerobic bacteria which causes the reduction in volume is made harmless. The solid bottom is slug and the fast rises surface is the pass out. Aerobic decomposition क्या होता है, it occurs outside the septic tank. The supernatant liquid contain microorganisms allowed to the collect to the trenches. It spreads soil. एक है एनारोबिक या एरोबिक। एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक में आपको खेतों में डाल दिया जाता है और वो सॉइल में मिल करके डिस्चार्ज हो जाते हैं। अगला टॉपिक है आपका, इसी में सीवेज एंड सॉलिड
वेस्टेज में। तो अभी सीवेज के बारे में बताया था, अब सॉलिड वेस्टेज के बारे में बताता हूँ। तो सॉलिड वेस्टेज आर अनवांटेड डिस्चार्ज मटेरियल फ्रॉम द डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर ऑपरेशन। एंड जो घरों से कमर्शियली, घरों से निकले, फैक्ट्री से निकले, इंडस्ट्री से निकले, खेतों से निकले अनवांटेड प्रोडक्ट जो होता है आपका शरीर, मतलब जो घर में यूज किए और फेंक दिए, तो वो सब चीज़ें जो होता है वो सॉलिड वेस्टेज होता है। इट आल्सो कॉल्ड द रिफ्यूज आर लीडर। इट comprise डस्ट एस वेजिटेबल फ्रूट पेपर। जैसे आप सब्जियां ला रहे हैं उसमें से निकलता है, फ्रूट ला रहे हैं उसमें से निकलता है, पैकिंग कोई मटेरियल उसमें से निकलता है, बैग्स निकलते हैं, फाइबर्स निकलते हैं, कंस्टिट्यूबल्स, नॉन कम्बिस्टिबल डेब्रिस, डस्ट होता है, राख होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? सॉलिड वेस्टेज होता है। तो सॉलिड वेस्टेज डिस्पोज्ड बाय द यूजिंग, कौन कौन सा मेथड से हम डिस्पोज करते हैं? तो डंपिंग, एक जगह इकट्ठा कर देना, उसी को डंपिंग करते हैं। ड्राई रिफ्यूज मेनली डंप्ड इन द लो lying area, which help not only in dispose but also reclamation of land by the action of bacteria। अगर हम इसको डंप कर देते हैं किसी लोअर लेवल में, तो बैक्टीरिया ही इसको डिकम्पोज कर देगा, उसको खा पी के मिट्टी बना देगा, जिसके वजह से कंट्रोल्ड टिपिंग सैनिटरी लैंडफिल, या इसको खेतों में मिला दिया जाता है, तो खेत में आपस में मिट्टी में मिलकर रिफ्यूज हो जाते हैं। दिस इज द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल। इन दिस मेथड ट्रेच इज डन and refuse completely dump in these spits, and at the end of each working day is covering with the earth. When the trench is full against the cover with the earth and is compacted. In this method the chemical bacteriological process decomposed refuse into simple substance with the generation of heat. Refuse is the decomposed and 6 months can be used for the man। मतलब इसको गड्ढा खोद के एक जगह डाल करके उसको जैसे खाद बना दिया जाता है और खेतों में इसको यूज किया जा सकता है। इंक्रिएशन आर बर्निंग, इकट्ठा करके जला देना। रिफ्यूज कैन बी डिस्पोज ऑफ हाइजीनिकली बाय द बर्निंग। इट रिक्वायर्ड द स्पेशल इक्विपमेंट कॉल्ड इंसिएटर। इट इज ऑल्सो हॉलो सिलेंडर मेड बाय द मेटल। एक सिलेंडर होता है मेटल का, उसमें बना करके इसको डाल करके उसको क्या करते हैं? पुट ऑन द लैंड एंड कवर विद द इंसिलेटर हॉस्पिटल रिफ्यूज विच द पार्टिकुलरली डेंजरस इन द वेस्ट डिस्पोज बाय द बर्निंग। बर्न किया जाता है। कंपोजिशन, it is the method combined disposal, refuse and night soil. The basic principle: when it refuse night soil, excrete and dump into pit, cover and earth. There is the anaerobic decomposition, and heat produced during the decomposition kills the organism and ultimately wet and compost, which use as a manner in the big train and layers 15 रिफ्यूज, इसको रिफ्यूज कर दिया जाता है। ब्यूरियर, स्मॉल ट्रेंच द डंग, एक मशीन होता है ट्रेंच टाइप का, डंग खुदाई किया जाता है। रिफ्यूज इनटू पुट एंड कवर्ड विद द अर्थ एवरी डे, एंड व्हेन द फुल इट कवर्ड विद द अर्थ एंड अनदर ट्रेंच, एक ट्रेंच यूज किया जाता है।
इसका नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑक्यूपेशनल इलनेस, यानी ऑक्यूपेशन की वजह से जो व्यवसाय की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में। एंड ऑक्यूपेशनल इलनेस इज एनी इलनेस हु causes is attributable to the workplace environment or condition। जैसा कि मैंने बताया, जहाँ आप काम करते हैं उसके इन्वायरमेंट या कंडीशन की वजह से जो आपको प्रॉब्लम होती है, जो बीमारियाँ होती हैं, उसी को ऑक्यूपेशनल इलनेस बोलते हैं। दिस इलनेस कैन बी कॉज्ड बाय पुअर एयर क्वालिटी, exposed to chemicals, lack of sanitation and number of hazards। ये बीमारियाँ जो होती हैं, एयर क्वालिटी पुअर मतलब गंदा होने की वजह से, एक्सपोज टू केमिकल का एक्सपोजर की वजह से, लेक ऑफ सैनिटाइजेशन मतलब साफ सफाई न होने की वजह से, या अदर हजार्ड। ये ऑक्यूपेशनल कुछ डिजीज है जो मोर देन 2 मिलियन पीपल डाई एट द वर्क ईच ईयर। एक साल के वर्क की वजह से लगभग 2 मिलियन पीपल डाई होते हैं। ये रिपोर्ट है जिसमें 40% पेशेंट मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से पीड़ित रहते हैं। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर मतलब मसल और स्केलेटल में आपका पेन। उसके बाद से 7% मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से प्रभावित रहते हैं, एंड 3% ट्यूमर्स एंड 16% हार्ट या सर्कुलेटरी डिजीज से प्रभावित होते हैं। अब इसके ऑक्यूपेशनल इलनेस के बारे में हम पढ़ते हैं। नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस। नॉइज की वजह से हमारी हियरिंग लॉस हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव and estimate 2 million people are exposed to dangerous level of noise at the work, and NIHL account to the second highest percentage of the occupational health insurance claims 75। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम होता है कि 75% यानी पेशेंट इससे नॉइज पॉल्यूशन की वजह से उनकी हेयरिंग लॉस हो जाती है ड्यूरिंग वर्किंग। मशीनरी की आवाज़ या जो भी उनके आसपास इन्वायरमेंट का जो नॉइज पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से ड्यूरिंग वर्किंग। कॉजेस क्या है? इफ अ साउंड रीच 85 डेसिबल, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर विल बी कॉजेस परमानेंट हियरिंग लॉस। अगर आपका जैसे कि जो ध्वनि की तरंग है उसको 85 मतलब उसको डेसिमल में मेजर किया जाता है, तो जो हमारा साउंड का वेव होगा 85 डेसिमल से अगर एबव उसके ऊपर जाता है लंबे टाइम तक उसका एक्सप्लोजर होता है तो परमानेंटली ईयर लॉस होता है, यानी कि सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, बहरा हो जाता है आदमी। वर्किंग इन an environment where are exposed activities with say electric hand tools which emit around 95 decibel without sufficient safety measures of the use of personal protective equipment, your chance of getting NIHL increasing। इसके वजह से क्या होता है, आपका जो एक्टिविटी होता है जैसे हैंड स्टूल्स होते हैं जो आवाज़ आते हैं, हैंड स्टूल आपका 95 डेसिबल्स होते हैं, तो उसके वजह से क्या हो, इसी की वजह से आपके जो होते हैं प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अब प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, तो हमें सेफ्टी किट पहनना चाहिए, वियर PPE प्रिपेयर्ड एंड वियर सच ए नॉइज रिड्यूसिंग ईयर मफ्स कान में ईयर मफ्स लगाना चाहिए और PPE किट पहनना चाहिए।
इफ़ यू आर वर्किंग इन इन्वायरमेंट विद द हायर नॉइज लेवल, अगर हायर नॉइज लेवल में आप काम करते हैं तो आपको ईयर मफ्स लगाने हैं और पीपीई किट पहनना है। दूसरी ऑक्यूपेशनल इलनेस में ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस स्किन की प्रॉब्लम है, डर्मम स्किन होता है, टाइटिस में इन्फेक्शन, यानी स्किन पर जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं उसी को डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो occupational dermatitis is the kind of skin inflammation caused by the allergens or irritant, and it's accountable for 30% of ill health causes reported under IRDDOR। IRDDOR के रिपोर्ट के हिसाब से 30% पेशेंट ट्रेस होते हैं डर्मेटाइटिस के। सिम्टम डर्मेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉप लेयर ऑफ स्किन, स्किन पर आपका इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्किन में बिकेम स्किन आपके क्या हो जाएगी, इन्फ्लेम स्वेलिंग आ जाएगी, इचिंग होगा, ब्लिस्टर होगा या क्रैकिंग आ जाएगी। ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड द हैंड ऑफ forearms. This is because the substance that provoke dermatitis typically come into the contact with the area. फोरहेड और हैंड सबसे ज़्यादा डर्मेटाइटिस के शिकार होते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। कॉजेस क्या है, डर्मेटाइटिस कैन हैपन इमीडिएटली आफ्टर ड्यू टू द प्रोलॉन्ग एक्सपोजर वर्क प्लेस इरिटेंट। कॉमन कल्प्रिट्स विच अकाउंट फॉर 55% केसेस are soap, detergent, cleaning chemicals and floor. Washing hand too often can also causes contact dermatitis। 55% केसेस ऐसे नोटिस हुए हैं डर्मेटाइटिस के। सोप साबुन जहाँ बनाया जाता है, डिटर्जेंट, क्लीनिंग या केमिकल जो बनाए जाते हैं उसमें नियर अबाउट 55% केसेस अकाउंटेबल है, मतलब नोटिस है कि इनमें डर्मेटाइटिस हो जाता है। क्लियरेंस ऑफ फोरेस्टेड हार्डनेस, हेयर ड्रेसर, कुक्स, मेटल वर्कर्स, डेंटल प्रैक्टिशनर्स एंड ब्यूटिफाइंग आर एट द रिस्क। ये जितने काम जो करते हैं, क्लीनर का, फ्लोरिस्टिस्ट का, हेयर ड्रेसर का, कुक्स का, मेटल वर्कर्स हैं, डेंटल प्रैक्टिशनर्स हैं एंड ब्यूटिशियन, इन लोग को रिस्क होता है आपका डर्मेटाइटिस का। अदर इरिटेंट इंक्लूड सोयल, मीट, फिश, पोल्ट्री, citrus fruit and species herbs and sugar। प्रिवेंशन कैसे करें, जब भी आप केमिकल के जगह पर आप यूज करते हैं या अपनी जॉब करते हैं तो उस समय ग्लव्स एंड कैन रिड्यूस एक्सपोजर डर्मेटाइटिस। हाउएवर सम पीपल आर सेंसिटिव टू लेटेक्स, कुछ लोग लेटेक्स ग्लव्स से सेंसिटिव होता है, उनका स्किन प्रॉब्लम आता है। मे बी रिक्वायर्ड कॉटन, लिंट एंड हाइपर एलर्जिक ग्लव्स, तो उनको कॉटन, लिंट या हाइपर एलर्जिक ग्लव्स का यूज करना चाहिए। जॉब रोटेशन इज आल्सो वैल्यूएबल, जॉब को रोटेट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अस्थमा। Severe asthma attack can lead to hospitalization and can fatal. Occupational asthma is usually triggered in those who already suffer from the asthma, but anyone can be developed। जो ऑलरेडी अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं और किसी को भी अस्थमा हो जाता है ऑक्यूपेशनल इलनेस में। तो अस्थमा क्यों होता है, सिम्टम क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द एयरवेज। अगर एयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी गंदी है, पुअर एयर क्वालिटी है, तो एयरवेज आपका अस्थमा कॉज करता है।
causes airway to constrict, making them unable transporting sufficient air to lungs during the asthma attack, and some may suffer from wheezing, painful cough, shortness, ये सब चेस्ट प्रेशर्स, ये सब आपके सिम्टम्स हैं। कॉजेस क्या? ऑक्यूपेशनल अस्थमा इज द रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग एक्सपोजर एंड रेस्पिरेटरी sanitizers present the workplace are the part of work activity. This causes the airways enter into hypersensitive state which affected their ability to breathe. Prevention क्या? Best way to prevent occupational asthma is the remove from hazardous substance and replace with the harmful, but there is intense when removing hazard is impossible. Exposure should be minimized through control such as the ventilation, job rotation, proper handling processor and PPE. मतलब आपको प्रिवेंशन में क्या करना? आपके सेप्टिक किट होते हैं, सेप्टिक किट यूज करना है, पीपीई किट यूज करना है और अच्छे एयर क्वालिटी में आपको रहना है। अस्थमा बेड एयर की वजह से आपके प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगला स्ट्रेस एंड मेंटल इल हेल्थ। जो मेंटल हेल्थ होता है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। वर्क related stress and mental ill health reaction to significant level of prolonged pressure and demand in the workplace, particularly when that demand exceed their capability. It compromise their ability to cope and causes their mental state and decline. मतलब काम की वजह, जो वर्क लोड होता है उसके वजह से मेंटली आप प्रेशर में आ जाते हैं या टेंशन्स में आ जाते हैं, उसके वजह से जो स्ट्रेस होता है वो प्रॉब्लम आपका है। क्रोनिक स्ट्रेस अफेक्टेड वर्क एंड ओवरऑल हेल्थ एंड में लीड डिप्रेशन। अब जब एक क्रोनिक स्ट्रेस हो जाता है, मतलब ज़्यादा आप स्ट्रेस लेने लगते हैं, तो वो स्ट्रेस आपका कन्वर्ट हो जाता है डिप्रेशन में। सिम्टम्स क्या है? Chronic work related stress causes physical and mental alignment, स्किन प्रॉब्लम्स, चेस्ट पेन होगा, हेडेक होगा, सबसे ज़्यादा हेडेक होता है, फीलिंग होता है फीलिंग सिक, हमेशा बीमार महसूस होते हैं, डीजी होता है, पैनिक अटैक होता है, एंड स्ट्रगलिंग टू कंसंट्रेट एंड हाई ब्लड प्रेशर होता है, फ्रिक्वेंटली कोल्ड होता है, टायर्डनेस होता है, अपैथी एंड फॉरगेटनेसफुल, यानी कि हमेशा आप भूलते रहते हैं, निगेटिविटी आपके अंदर आने लगती है, इमोशनल होते हैं और किसी की सुनते नहीं है, चिड़चिड़ा होने लगते हैं, विड्रॉल सिम्टम। लगभग 8,22,000 workers suffer from the related state depression anxiety in 2000 to 2009, मतलब एक साल में इतने लोग सफ़र किए हैं। कॉजेस क्या है? अनलाइक अदर इलनेस काजेस, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस आर मोर एब्स्ट्रैक्ट, देयर आर कन्फ्लिक्ट ओवर द टू स्पेसिफिक वर्क रिलेटेड स्ट्रेस का 6 primary area, too many or too little demands। कोई डिमांड्स होता है उसके वजह से होता है या एक्स्ट्रा वर्क लोड के वजह से होता है, लैक ऑफ कंट्रोल और लैक सपोर्टेड, बैड रिलेशन, योर रोल, बैडली कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन के वजह से भी होता है। प्रिवेंशन क्या है? पुअर ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट पार्टिकल्स एंड मैनेजमेंट वर्क मेजर सोर्सेज ऑफ द ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉय कैन रिड्यूस स्ट्रेस बाय द टेकिंग शॉर्ट ब्रेक। इसमें क्या है? आप काम के बीच में छोटा छोटा ब्रेक ले सकते हैं और अपने काम, जैसे काम करते हुए कहीं घूमने जाना, बीच में छुट्टी लेके घूम सकते हैं,
ये सब क्या होता है आपके मेंटली, टोटल आपको मेंटली रिलैक्स करना है। तो जब आप घर में रहते हैं तो काम के बारे में नहीं सोचना है, अपने घर के बारे में सोचना है। घर पर है तो घर के बारे में सोचिए, उसमें इन्वॉल्व होइए, इंजॉय करिए। जितना आप इंजॉय करेंगे अपने काम को या अपना रिजल्ट प्रोडक्टिविटी जितना आप ज़्यादा देंगे वही आपका बेटर रहेगा। ये सब है आपका, जो इसमें अच्छा लगे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, चार्ट करके लिख लीजिएगा। उसके बाद से है आपका मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। ये तो होता ही है। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर आपका क्या होता है? MSD is the number of one occupational illness in UK and serious because the muscle and joint problem compromise your ability to work to live well। मतलब आपकी जो एबिलिटी होती है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। मस्कुलोस्केलेटल मसल और स्केलेटल के में जो पेन होता है। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर इंक्लूड वैरायटी ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड स्प्रेंस एंड ओवरवेस्ट प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल बैक पेन, आपका बैक पेन होता है, स्लिप डिस्क हो जाता है, वर्क रिलेटेड लिम्प होता है। सिम्टम क्या होता है? सिम्टम्स वेरी फ्रॉम द पर्सन and depend on the affected but might typically include pain, numbness, stiffness, swelling and tingling। काजेस क्या होता है? कॉज कॉमन मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम क्या है? लिफ्टिंग हैवी या अवॉइडेड लोड, रिपेटिव एक्टिविटीज सच एज द पैकिंग एंड स्टैकिंग। इसका प्रिवेंशन क्या? न्यूमरस हेल्थ एंड सेफ्टी पार्टिकल्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेन। न्यूमरस हेल्थ एंड सेफ्टी, आप सेफ्टी से कोई भी काम करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इफ़ योर जॉब इज इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग, लिफ्टिंग, कंसीडर असिस्टेंट मूविंग द व्हीकल्स एंड अदर पर्सन, रिड्यूस द वेट वेयर द पॉसिबल एंड डिस्ट्रीब्यूट इवेंट while carrying break and repetitive and task performing repetitive task can be help। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इन्वायरमेंट पोल्यूशन ड्यू टू द फार्मास्यूटिकल की वजह से हमें क्या इन्वायरमेंट में नुकसान होते हैं, उसका पोल्यूशन कैसे होते हैं। तो द फर्स्ट रिपोर्ट वाज द प्रेजेंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल इन द वाटर, वेस्ट वाटर एंड नेचुरल वाटर were published in 1977-78। Since then, knowledge of the source of the fate and exotoxicology and pharmaceutical has been studied advice। सबसे पहले वेस्टर्न वाटर जो होते हैं सीवर में जो यूज किए जाते हैं, जो नाली और रिवर और लेक को गंदा किया जाता है, उसमें the problem of the environmental contamination of pharmaceutical complex not only because but also numerous medical compound, कुछ medical compound की वजह से होते हैं। thereby the despite of the pharmaceutical use in the human medicine those use of the animals। अब क्या इफेक्ट होता है? like many food and supplement that are consumed by the human and animal, pharmaceutical are not always completely broken and absorbed to the body। That the primary reason of the presence of the pharmaceuticals ingredient environment substance and humans animals and find their way to faces। दो द फार्मास्यूटिकल हम द इन्वायरमेंट को कैसे हम करता है? It is generally acknowledgement of the pharmaceutical occur extremely low level of the environment and UV medicine regulation have been established and accept the parental of the। ये तो आपका प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का लेक्चर था। यहाँ लेक्चर आपका एंड होता है। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सिलेबस था सोशल फार्मेसी। लेक्चर से जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, और अगले लेक्चर के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल सुपर फार्मेसी के साथ। अगला लेक्चर जब तक आता है तब तक के लिए जय हिंद।